हेलो एवरीवन। तो आगे हम अपने लेक्चर के साथ। काफ़ी टाइम से लेक्चर नहीं डल रहे थे और जो डल भी रहे थे वो आपको उसमें जनरली मैं पैड में लिख रहा था। ठीक है। तो अब फर्स्ट लेक्चर हमारा मतलब इवन सिक्स्थ लेक्चर है। जो फिफ्थ 5 लेक्चर हम कर चुके हैं वो एक बार आप ढंग से देख लीजिए। ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है जो मेरे ख्याल से सिक्स्थ ही है या इवन सेवन्थ होगा जो भी है, इसमें जो हम पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम ओम्स लॉ। और आप ये ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन आएगा इस पे 100%। फिजिक्स पे आएगा क्वेश्चन, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, कितने मार्क्स का, मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम एक साइंटिस्ट था, ठीक है, और उसने एक लॉ दिया। और क्या लॉ दिया उसने, समझते हैं इसको। तो जो ओम जो साइंटिस्ट था उसने बोला आपको कि भाई देखो एक चीज देखो, उसने ये बोला कि अगर मान लो, अभी हम जानते हैं कि हमको अभी, कल हमने लास्ट क्लास में जो हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा था, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने एक बताया था ये रेजिस्टेंस, ये कुछ होता है ये। ठीक है। मान लो बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब है, और बल्ब को मुझे जलाना है। तो बल्ब को मेरे को जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है। ये बैटरी लगा दी मैंने। ठीक है। और ये स्विच है, और मैंने ये सर्किट बना दिया। ठीक है। अच्छा, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, कुछ भी हो सकता है, इस बैटरी को V नाम से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और जैसे मैं, ये स्विच है S, और जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, अभी ये ऑफ हो रखा है, ठीक है, ओपन है। जैसे मैं क्लोज करूंगा स्विच को क्लोज करने के लिए क्या बताया था मैंने, कि यहाँ पे डॉट लगा देंगे बीच में। ठीक है। जैसे मैं की ऑन करूंगा तब ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है। जलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकलने लगेगा, करंट निकलने लगेगा। ठीक है, करंट निकलने लगेगा। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स ने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, ये करंट को नापने के लिए यहाँ पे एक एमीटर लगाया। करंट को नापने के लिए यहाँ पे एक एमीटर लगाया। ठीक है। और ये जो पोटेंशियल, जो ये बैटरी है, इसको नापने के लिए जितना पोटेंशियल यहाँ होगा, सुन ले मेरी बात, जितना पोटेंशियल यहाँ बैटरी में होगा उतना ही पोटेंशियल इस बल्ब के पास भी होगा। याद रखे, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल है बल्ब के पास भी होगा। अब ये क्या मर्ज है, ये कुछ टाइम बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझाऊंगा मैं। ठीक है। तो मान लो ये जो बैटरी है ना, जितने भी वोल्ट की बैटरी होगी, मान लो ये बैटरी मैंने 1 वोल्ट की लगाई, तो यहाँ पे 1 वोल्ट नजर आ जाएगा। 2 वोल्ट की नजर आई तो ये एक वोल्ट मीटर है, डिवाइस है ऐसी। वैसे तो ये तो सर्किट में ऐसा बना रखा है, ऐसे में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है उसमें रीडिंग लिखी होती है, जैसे 1 0 1 2, और एक ना इसमें एक निडल होती है। ठीक है। यहाँ पे 2 वो रहते हैं जहाँ पे वायर आप फिट कर सकते हो, यहाँ पे आप वायर फिट कर देते हो और उसको आपने वायर से जोड़ दिया। ठीक है। ऐसे रीडिंग होती है 1 2 3, जितना भी वोल्ट लगाओगे वो सब रीडिंग आ जाती है। तो एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगा दिया, क्या नापने के लिए, पोटेंशियल नापने के लिए। किसकी रीडिंग देगा, इसी बैटरी की देगा वो वोल्ट रीडिंग। ठीक है। और एक एमीटर नाप लगा दिया मैंने, क्या नापने के लिए, यहाँ पे जो करंट नापने के लिए। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट को उसने अलग अलग बैटरीज के साथ किया। मतलब पहले कम वोल्ट की लगाई, फिर ज़्यादा, और मान लो स्विच उसने क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज है आपका। ठीक है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट देखा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V और यहाँ पे I। उसने अलग अलग पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू देखी। जब पोटेंशियल 0 था तो उसने देखा करंट भी 0 आ रहा है। अच्छा, पोटेंशियल किस में कैलकुलेट होता है, वोल्ट में, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसने जब 0 वोल्ट पे देखा तो 0 ही करंट, यानी जब कोई पोटेंशियल नहीं तो कोई करंट नहीं। और मैंने बताया भी था, पोटेंशियल 0 यानी कोई बैटरी नहीं लगी है, बैटरी लगी है बट 0 वोल्ट, 0 वोल्ट मतलब कोई बैटरी नहीं लगी। जब कोई बैटरी नहीं लगी होगी तो कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे उसने 1 वोल्ट की बैटरी ली तो उसने देखा कि इसमें से 0.5 एम्पियर करंट जा रहा था। ये मैंने एज्यूम कर लिया ये वैल्यूज, बट ऐसे ही कुछ हो रहा था। फिर उसने 5 वोल्ट की बैटरी ली तो देखा 2.5 एम्पियर जा रहा है। फिर उसने बैटरी बढ़ा दी 8, देखा तो 4 एम्पियर जा रहा है। फिर उसने 10 वोल्ट की यूज़ करी तो 5 एम्पियर जा रहा है। फिर उसने 20 वोल्ट की यूज़ की तो 10 एम्पियर जा रहा है। तो देखने से आपको क्या पता चल रहा है, ये रीडिंग्स को देखने से उसको क्या पता चला, उस रीडिंग को देखने से उसको पता चला कि जब जैसे जैसे वो पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है, बैटरी का, कितने वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट की बैटरी मतलब कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट और इस पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट में। मैंने बताया था ना आपको कि भाई ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है,
ठीक है। तो मैं बोलता था इसको 5 वोल्ट मान लो और इसको 0 वोल्ट मान लो, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5। किसका? इस वायर के एंड का। देखो ये वायर का एंड ही है ना, ये जो वायर था जिसमें बल्ब लगा है उसका एक एंड इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक एंड बैटरी के इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वायर के एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वायर के एंड में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सुन रहे हैं वापस से, वायर के एंड में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोला? ओम साइंटिस्ट ने क्या बोला? जो ओम नाम का साइंटिस्ट था उसने बोला कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं, अच्छा ये मत सोचना कि ये रीडिंग हमेशा आधी ही जाएगी। इस वाले एक्सपेरिमेंट में ऐसा गया, हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट में दूसरा गया हो। देखो ये डिपेंड करेगा बल्ब पे कि आपने बल्ब कैसा यूज किया है। अगर आप छोटा बल्ब यूज करोगे तो करंट ज्यादा आएगा। जैसे यही एक्सपेरिमेंट, यही सेम बैटरी के साथ बल्ब चेंज कर दिया। जब बल्ब चेंज कर दिया तो देखो क्या मिला उसको। जब बल्ब चेंज कर दिया तो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो 0 वोल्ट पे तो 0 करंट। सिंपल सी चीज है, अगर पोटेंशियल नहीं तो करंट नहीं। ये तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल नहीं यानी बैटरी नहीं तो करंट नहीं। फिर उसने 2 वोल्ट की बैटरी ली तो देखा 0.5 एम्पियर। ठीक है, 4 वोल्ट की ली तो 1 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में रीडिंग है और ये वोल्ट्स में आ रहा है। ठीक है, फिर उसने 10 वोल्ट की ली तो 2.5 एम्पियर। ठीक है, फिर उसने, समझ में आ रहा है, 16 वोल्ट की ली तो 4 एम्पियर। यानी यहां पे अलग। ये कब आ रहा है? जब वो बल्ब दूसरा था। बट यहां पे भी देखने पे यही पता चल रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं करंट भी बढ़ रहा है। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस। ये व्हाट इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। जो ये वायर के एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वायर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये बैटरी। ठीक है, ये बैटरी जितने ज्यादा पोटेंशियल की मैं लगाऊंगा, जितने ज्यादा वोल्ट की मैं लगाऊंगा, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सॉरी, जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा? करंट। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट। ठीक है, यही था उसका लॉ। अब यही हमको लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको। और अभी तो ये समझाने के लिए मैंने रीडिंग लिखी थी, डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, बट इसके बाद जो लिख लूं। ठीक है, अगर ये कुछ बच्चे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, बट ये आपके समझने के लिए एग्जाम में लिख के नहीं आना आपको। ठीक है, टीचर को नहीं एक्सप्लेन करना है। हाँ, अपने एक्सप्लेन करने के लिए आप ये लिख सकते हो। चलो तो लिखते हैं ओम्स लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पक्का क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, चलिए चलिए तो लिखे ओम्स लॉ। ओम्स, ओम साइंटिस्ट का नाम था, उसका लॉ है ओम्स लॉ। तो लिखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट flowing through the conductor, current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage। वोल्टेज किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, गिवन टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। देखो, तो मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बोला कि करंट जितना भी फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में से, वो कंडक्टर वायर ही है। ठीक है, कंडक्टर का वायर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज अक्रॉस इट एंड। उसके एंड के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। और गिवन क्या है? देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अब जब हम बड़ी क्लास में आएंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई अगर ये टेम्परेचर में चेंज कर देता हूं ना तो मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका
कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसी कमरे में करो। अब उसमें पहले तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब 1 वोल्ट की बैटरी के साथ, तब तो आपने एसी ऑन नहीं कर रखा था, और फिर अचानक से जब 5 वोल्ट की बैटरी लाया तब आपने एसी ऑन कर दिया, टेम्परेचर ठंडा कर दिया। टेम्परेचर को ना ही ठंडा करना है, ना हीटर चलाना है, गर्म करना है, या कहीं दूसरी जगह जाके आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट जब आप एक ही जगह करोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, तो रीडिंग हमेशा ऐसे ही होगी कि आपका जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज डिपेंड कर रहा है क्या करंट पे? नहीं, करंट वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के। तो इसके नीचे जब नेक्स्ट लाइन जो लिखोगे आप, वो लिखोगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है, अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो फिर कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट करके आता है, इक्वल्स टू का साइन लगता है। तो देखा हमने, तो I इक्वल्स टू जब कांस्टेंट लगेगा तो 1/r, एक कांस्टेंट लग गया आगे, इक्वल्स टू का साइन लगा, 1/r मल्टीप्लाई हो गया इनटू v। ठीक है, तो I इक्वल्स टू v/r। ठीक है, देखो ये तो आपको उतारना है, अभी कॉपी करना है। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा, बट एक बात देखो, बात ये है कि कुछ बच्चे जो है ना वो ऐसे लिख लेते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो ये बात इनडायरेक्टली सही है, बट एक्चुअली मैं ओम्स लॉ ये नहीं बोल रहा। ओम्स लॉ ने कभी ये नहीं बोला कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये थोड़ी बोला वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा करंट होगा। ये तो उल्टी बात होगी ना, ऐसा थोड़ी होगा भाई। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप खरीदारी उतनी ज्यादा करोगे, जितनी ज्यादा खरीदारी करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। आपने ज्यादा खरीदारी की, शॉपिंग ज्यादा करोगे तो आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा ज्यादा आएगा तो खरीदारी ज्यादा करोगे ना, समझ में आ रहा है? मनी होगा तो आप शॉपिंग करोगे ना, शॉपिंग करोगे तो मनी थोड़ी हो जाएगा आपके पास ज्यादा। ठीक है, उल्टा उल्टा तो नहीं है। हाँ, ये तो इसलिए ये जो बच्चे लिखते हैं ना वो गलत लिखते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है। इवन कई बार टीचर्स भी लिख देते हैं, बट ओम्स लॉ बोल रहा है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बुक्स में भी आपको क्या लिखा होगा, बुक्स में भी कई जगह आप देखोगे तो पहले ऐसा लिखा होगा, वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली लाइन ये लिखी होगी, फिर वो उसको कई बार उसके बाद देन और भी करके लिख लेंगे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, बट फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना है, और फिर वो लगा देते हैं v इक्वल्स टू, और r जब v का फॉर्मूला लिखोगे तो r मल्टीप्लाई होगा, तो v इक्वल्स टू आर आई या आई आर, जब v का फॉर्मूले से बना रहे हो। i के फॉर्मूले में ध्यान रखना 1/r आएगा, i का फॉर्मूला लिख रहे हो तो 1/r, v का तो एक ही फॉलो करें। मैं तो बोल रहा हूँ जो रियल चीज है वही फॉलो करें आप, यही एक तरीका है और इसी को लिखें। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। जल्दी से ओम्स लॉ को कॉपी कर लें। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लें। तो देखिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ। ये रेजिस्टेंस नाम की चीज क्या होती है? ये रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी वायर, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी वायर होता है, वो क्या करंट को रोकता है। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लें, इट इज अपोजिशन ऑफ करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट पूरा लिखे, इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत टाइप की होती है ना, पानी में भी चलती है करंट, नदी में भी चलती है, ठीक है, सी में भी चलती है। तो इट इज अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि वो कितना, रेजिस्टेंस क्या होता है कि अपोजिशन, रोकना। तो कैसे निकालते हैं ये, अभी क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट फिर भी मैं अभी इसी क्लास में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने एक ये वायर लिया, ठीक है, किसका लिया मैंने? कॉपर का ये वायर लिया, मैंने कॉपर का ये वायर ले लिया, और कॉपर के वायर के साथ मैंने देखा कि कॉपर में करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना। कौन से इलेक्ट्रॉन का? फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने स्टार्टिंग से बताया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ये कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मोटा कितना है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है, ये तो उसकी होगी लेंथ,
और क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना है मान लो 1 मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा लिख लिया मैंने बट मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एक और वायर लिया मैंने, वो भी मैंने कॉपर का ही लिया, थोड़ा लंबा ले लिया ये, ठीक है। अब बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। इसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसका एरिया भी मैंने देखा तो कितना था, ये भी था मेरा कितना 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 मीटर स्क्वायर था। बट इस बार जो लेंथ ली ना मैंने, वो लेंथ 2 मीटर की ले ली। तो करंट क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी रखा और उसको बोला चेक कर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। और सबसे पहले फ्लो करने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी, बिना उसके तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको भी सेम बैटरी से कनेक्ट किया, इसको भी मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको भी 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। यानी इन दोनों वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया मैंने, सेम। अभी ओम्स ने क्या बोला था, ओम ने बोला कि भाई जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट। मटेरियल दोनों किसके, कॉपर के ही हैं, ठीक है। बट मैंने जब देखा करंट देखा, एमीटर लगा रखा था, जब करंट देखा तो मैंने देखा करंट यहाँ पे तो आ रहा है कम, आई कितना यहाँ पे कम, और यहाँ करंट आ रहा है ज़्यादा। टेम्परेचर भी सेम है, कमरा भी वही है, समझ में आ रहा है, मटेरियल भी वही है, दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं, बस लेंथ से फर्क पड़ गया। बस वो लंबा था वायर तो उसमें करंट इतना तेजी से फ्लो नहीं कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था वो वायर, और ये वायर नहीं रोक रहा, जबकि बैटरी सेम लगी हुई थी। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वायर का कुछ क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, अपोज करता है, ये किसको अपोज करता है, करंट को। और किसका ज्यादा इन दोनों वायर में से, इस वायर का ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें व्हाट इज रेजिस्टेंस, अगर ये डायग्राम बना दिया होगा आपने, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस जो होता है कुछ नहीं होता, अपोजिशन ऑफ करंट, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, यानी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो करंट किसके बराबर आ जाएगा, V अपॉन आर, यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अभी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। इस वायर का ज्यादा था, इस वायर का कम था, क्यों था, ये नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। बट एक सिंपल सी चीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो फाइनली अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, सिंपल। हालांकि हम आर के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, जब ओम्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स गिवन द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्या गिवन है हमको, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अगर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क का होगा तो सिर्फ आप डिफाइन कर दोगे, 2 मार्क का होगा तो वो जो नीचे वाली लाइन लिखी थी वो भी लिख दोगे, और चाहो तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी लिख देना। एक चीज और बनाओगे आप, और वो बनाओगे VI ग्राफ, पोटेंशियल और आई का ग्राफ। देखो जब वैल्यूज हमने पुट की, आजकल आप पढ़ रहे हो ना मैथ्स में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमने भी यहाँ पे V और I का ग्राफ बनाया, ठीक है, V और I का ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। बस आपको ऐसा कुछ ग्राफ बना देना है, ऐसा कुछ ग्राफ बना देना है। यहाँ पे लिखना है आपको थीटा, अगर लिख सको तो, नहीं भी लिखोगे तो ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना स्लोप ऑफ VI कर्व, स्लोप ऑफ VI कर्व गिव रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप, स्लोप लिख लो। अभी तो देखो आपकी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, बट बाद में आएगी, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ये पहले तो डायग्राम बनाना है आपको, ये तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये बनाना है, अब बोलना क्या चाहता हूँ वो समझाता हूँ, ठीक है। चलो, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, जिसने नहीं उतारा वो पीछे रिवाइंड करे वीडियो को और उतार ले, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया 2 वायर्स के साथ में, अभी दिए थे ना 2 वायर,
ठीक है, पहले लेफ्ट वाला वायर और फिर राइट वाला वायर। जब लेफ्ट वाला वायर जिसका रेजिस्टेंस कम था, ठीक है, उसके साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमने देखा तब स्लोप ऐसा ऐसा ग्राफ बना, और जो राइट वाला वायर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो कुछ ऐसा ग्राफ बना। मान लो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का R2। अब बताओ ये दो फिसल पट्टी बनी, ये VI कर्व है, ऐसे बता रहा है, ये फिसल पट्टी बनी। अब बताओ फिसल पट्टी में फिसलन किस में ज्यादा है, आप कौन सी वाली में ज्यादा तेजी से नीचे गिरोगे? ये खतरनाक स्लोप है ना, और ये इतना नहीं, ऐसी फिसलन, ये तो कम फिसलन है। तो जितनी ज्यादा फिसलन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आता है कि ये ग्राफ बनाओ, पूछेगा बताओ बड़ा कौन है, R1 बड़ा है या R2? आप जो भी, जिसका स्लोप ज्यादा ऊपर दिख रहा है ना, R2 इज ग्रेटर देन R1, आपको लिखना। स्लोप जिसका ज्यादा, स्लोप निकालते हैं किससे? टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, साल का एंड होने तक, बोर्ड आने तक आप ये जान जाओगे तब तक, ठीक है, मैथ्स की क्लास में बता दूंगा। तो स्लोप का ये है, जितना ज्यादा स्लोप, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा आपका करंट। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलो, तो आपको अगर ये समझ में आ गया, सॉरी रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्कूल वाले या टीचर्स एक काम करते हैं, ये उसको पता है कि ये सारे टीचर्स बता देते हैं, बट ये ध्यान रखना कौन सा कर्व है? VI कर्व। V वाई एक्सिस है, V को हमने कैसे रखा? वाई एक्सिस में, और I को क्या बनाया हमने? एक्स एक्सिस बनाया। स्कूल वाले क्या करते हैं, या कई बार बोर्ड क्या करता है कि आपको उल्लू बनाने की कोशिश करता है, और वो क्या करेगा? उल्लू बनाने के चक्कर में आपको ये बना देगा, ये बना देगा, ठीक है, और बोलेगा ये R1 रेजिस्टेंस का ग्राफ है, ये R2 वाले वायर का ग्राफ है, बताओ कि कौन सा वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है? अब ध्यान रखें, यहां पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये IV कर्व है, तो जिसका स्लोप कम होगा ना, यहाँ पे IV कर्व में देखो, VI कर्व में तो क्या बताया था, अब मैंने IV ग्राफ अलग से इसके नीचे बना देना, IV ग्राफ, VI ग्राफ तो बना दिया होगा। IV ग्राफ में ध्यान रखना, ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, जितना कम स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। कौन से वाले कर्व में? IV वाले ग्राफ में। अब बताओ स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप तो R2 का ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस इसका कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? R1 का। इस क्वेश्चन में R1 ग्रेटर देन R2, तो IV कर्व और VI कर्व का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको ये निकालना है। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ओम्स लॉ पे, न्यूमेरिकल भी आएगा तो बहुत इजी सा आएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम ओम्स लॉ को खत्म करते हैं, यही हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर अफेक्टिंग ओम्स लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब भी आपका ओम्स लॉ आए, आपको ये ग्राफ बनाने हैं, दोनों में से कोई एक, पहले वो ओम्स लॉ लिखना है आपको, ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड, गिवन एज टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, ये वाला चीज आएगा। और नेक्स्ट आप लिखोगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ध्यान रखना, I इज डायरेक्टली, सही सीखो, ठीक है, टीचर सही कर देंगे आपके गलत में भी, बट सही सीखो। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये लिखना है। ये लिखने के बाद ये ग्राफ बनाना है। ओम्स लॉ में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये करना है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको उतना लिखते जाना है, ठीक है। ओम्स लॉ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे निकाला, कैसे मैंने बोल दिया कि वो लंबा वाला वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा था और जो छोटे वाले वायर का रेजिस्टेंस कम है, किन किन फैक्टर में, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिससे रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, नेचर पे फ़र्क पड़ता है, एरिया पे फ़र्क पड़ता है, तो ये कुछ फैक्टर्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम्स लॉ पे भी और वो जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स पे भी। थैंक यू।